मेरे YouTube चैनल फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, जब मैं उन्हें घर की ओर ले जा रहा था, तो मैंने उन्हें वो सब बताया जो उनकी अनुपस्थिति में हुआ था, और ये भी कि मिसेज हार्कर के सुझाव से मेरी डायरी किस तरह उपयोगी बन गई थी। इस पर प्रोफेसर ने मुझे बीच में रोक दिया। अब आगे एपिसोड 31। वो अद्भुत मैडम मीना। उसके पास पुरुष का मस्तिष्क है, ऐसा मस्तिष्क जो किसी बहुत प्रतिभाशाली पुरुष के पास होना चाहिए, और स्त्री का हृदय भी। भगवान ने उसे किसी उद्देश्य से बनाया है। विश्वास कीजिए, जब उन्होंने इतना सुंदर मेल बनाया। मित्र जॉन, अब तक भाग्य ने उस स्त्री को हमारी सहायता के लिए रखा है, लेकिन आज रात के बाद उसे इस भयानक मामले से दूर रहना होगा। ये अच्छा नहीं कि वो इतना बड़ा जोखिम उठाए। हम पुरुष दृढ़ हैं। क्या हम इस राक्षस को नष्ट करने की शपथ नहीं ले चुके हैं? लेकिन ये किसी स्त्री का काम नहीं है। भले ही उसे कोई नुकसान न पहुंचे, उसका हृदय इतने भय और भयानक घटनाओं के बीच टूट सकता है, और बाद में वह अपने तंत्रिकाओं के कारण जागते हुए और अपने सपनों के कारण सोते हुए कष्ट सह सकती है। और इसके अलावा वो एक युवा स्त्री है, और उसकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। भविष्य में उसके पास सोचने के लिए और भी बातें हो सकती है। यदि अभी नहीं तो आप कहते हैं कि उसने सब कुछ लिखा है, तब उसे हमसे सलाह करनी होगी। लेकिन कल वो इस काम को अलविदा कहेगी और हम अकेले आगे बढ़ेंगे। मैंने पूरी तरह उनकी बात से सहमति जताई, और फिर मैंने उन्हें बताया कि उनकी अनुपस्थिति में हमने क्या पाया था। कि ड्रैकुला ने जो घर खरीदा था, वो मेरे अपने घर के बिल्कुल बगल में था। वो हैरान रह गए और उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दी। ओह, काश हमें ये पहले पता होता, उन्होंने कहा, तो शायद हम समय रहते उस तक पहुंच जाते और प्यारी लूसी को बचा लेते। लेकिन जैसा आप कहते हैं, गिरा हुआ दूध बाद में नहीं रोता। हम उस पर नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने रास्ते पर अंत तक चलते रहेंगे। फिर वो चुप हो गए, और ये चुप्पी तब तक रही जब तक हम मेरे घर के फाटक तक नहीं पहुंच गए। रात के खाने की तैयारी करने से पहले उन्होंने मिसेज हार्कर से कहा, मुझे मेरे मित्र जॉन ने बताया है, मैडम मीना, कि आपने और आपके पति ने अब तक की सारी घटनाओं को ठीक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब तक नहीं, प्रोफेसर, उन्होंने आवेग में कहा, बल्कि आज सुबह तक। लेकिन अभी तक क्यों नहीं? हमने अब तक देखा है कि छोटी छोटी बातें भी कितनी अच्छी रोशनी देती है। हमने अपने रहस्य साझा किए हैं, और फिर भी जिसने भी बताया है, उसे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मिसेज हार्कर हल्का सा लाल हो गई और अपनी जेब से एक कागज निकालकर बोली, डॉक्टर वैन हेल्सिंग, क्या आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या इसे भी शामिल करना चाहिए? ये आज का मेरा लेखा जोखा है। मैंने भी ये आवश्यकता महसूस की है कि इस समय हर बात लिखी जाए, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों न हो। लेकिन इसमें बहुत कम बातें हैं, सिवाय उन बातों के जो निजी हैं। क्या इसे भी शामिल करना चाहिए? प्रोफेसर ने उसे गंभीरता से पढ़ा और वापस देते हुए कहा, यदि आप नहीं चाहती, तो इसे शामिल करना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि ये हो। इससे आपके पति आपको और अधिक प्रेम करेंगे, और हम सब, आपके मित्र, आपका और अधिक सम्मान करेंगे, साथ ही अधिक आदर और प्रेम भी। उन्होंने एक और लाली और एक उजली मुस्कान के साथ उसे वापस ले लिया। और इस प्रकार इस क्षण तक हमारे पास जो भी अभिलेख हैं, वे सभी पूरे और क्रम में हैं। प्रोफेसर रात के खाने के बाद पढ़ने और हमारी 9 बजे होने वाली बैठक से पहले अध्ययन करने के लिए एक प्रति अपने साथ ले गए। बाकी लोग पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए जब हम अध्ययन कक्ष में मिलेंगे, तो हम सब तथ्यों से पूरी तरह परिचित होंगे और इस भयानक और रहस्यमय शत्रु के खिलाफ अपनी लड़ाई की योजना बना सकेंगे। मीना हार्कर की डायरी। 30 सितंबर, जब हम रात के खाने के 2 घंटे बाद, जो 6 बजे हुआ था, डॉक्टर सीवार्ड के अध्ययन कक्ष में मिले, तो अनजाने में हमने एक प्रकार की समिति या परिषद बना ली। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग मेज के शीर्ष स्थान पर बैठे, जिसकी ओर डॉक्टर सीवार्ड ने उन्हें कमरे में प्रवेश करते समय संकेत किया।
उन्होंने मुझे अपने दाहिने हाथ की ओर बैठाया और मुझसे सचिव का काम करने को कहा। जोनाथन मेरे बगल में बैठे। हमारे सामने लॉर्ड गोडाल्मिंग, डॉक्टर सीवार्ड और मिस्टर मॉरिस बैठे थे। लॉर्ड गोडाल्मिंग प्रोफेसर के सबसे निकट और डॉक्टर सीवार्ड बीच में। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूं। अब चलते हैं कहानी में। प्रोफेसर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं ये मान सकता हूं कि हम सब इन कागजों में लिखे तथ्यों से परिचित हैं। हम सब ने सहमति जताई और वो आगे बोले, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि मैं आपको उस शत्रु के प्रकार के बारे में कुछ बताऊं जिससे हमें सामना करना है। फिर मैं आपको इस व्यक्ति के इतिहास के बारे में भी कुछ बताऊंगा जो मेरे लिए पता लगाया गया है। तब हम ये चर्चा कर सकेंगे कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए और उसके अनुसार अपनी योजना बना सकेंगे। वैम्पायर जैसी प्रजातियां वास्तव में होती हैं। हम में से कुछ के पास उनके अस्तित्व का प्रमाण है। यदि हमारे अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों का प्रमाण न भी होता, तब भी अतीत की शिक्षाएं और अभिलेख समझदार लोगों के लिए पर्याप्त प्रमाण देते हैं। मैं मानता हूं कि शुरू में मैं संदेहवादी था। यदि मैंने वर्षों तक अपने मन को खुला रखने का अभ्यास न किया होता, तो मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता था जब तक कि वो तथ्य मेरे कानों में गरजते हुए ना आ जाता। देखो, देखो, मैं प्रमाण देता हूं, मैं प्रमाण देता हूं। अफसोस, यदि मैं शुरू में वह जानता जो अब जानता हूं, बल्कि यदि मैंने उसका केवल अनुमान भी लगाया होता, तो एक इतनी कीमती जान बच सकती थी जिसे हम में से बहुतों ने प्रेम किया था। लेकिन वो बीत चुका है और अब हमें ऐसा काम करना होगा कि जब तक हम बचा सकते हैं, तब तक और गरीब आत्माएं न मरें। नोस्फेरातु मधुमक्खी की तरह एक डंक मारकर नहीं मरता। वो और अधिक शक्तिशाली हो जाता है और शक्तिशाली होकर उसके पास बुराई करने की और भी अधिक शक्ति होती है। ये वैम्पायर जो हमारे बीच है, अपने आप में 20 आदमियों जितना शक्तिशाली है। उसकी चतुराई साधारण मनुष्य से कहीं अधिक है, क्योंकि उसकी चतुराई युगों के अनुभव से बढ़ी है। उसके पास अभी भी नेक्रोमेंसी की सहायता है, जिसका अर्थ है मृतकों के माध्यम से भविष्यवाणी करना। और जितने भी मृतकों के पास वो पहुंच सकता है, वे सब उसके आदेश में होते हैं। वो पशु है और पशु से भी बढ़कर वो एक निष्ठुर शैतान है और उसके भीतर कोई हृदय नहीं है। वो अपने क्षेत्र में तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। तूफान, धुंध, बिजली की गड़गड़ाहट। वो छोटे जीवों को आदेश दे सकता है। चूहा, उल्लू, चमगादड़, पतंगा, लोमड़ी और भेड़िया। वो बड़ा हो सकता है और छोटा भी, और कभी कभी वो गायब हो सकता है और बिना किसी को पता चले आ जा सकता है। तो फिर हम उसे नष्ट करने के लिए अपनी पहली चोट कैसे करेंगे? हम उसका ठिकाना कैसे ढूंढेंगे और ढूंढ लेने के बाद उसे कैसे नष्ट करेंगे? मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक भयानक कार्य है जिसे हम हाथ में ले रहे हैं, और इसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि सबसे साहसी व्यक्ति भी कांप उठे। क्योंकि यदि हम इस लड़ाई में असफल हो गए, तो निश्चित रूप से वही जीतेगा। और तब हमारा क्या होगा? जीवन कुछ भी नहीं है। मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन यहां असफल होना केवल जीवन या मृत्यु का प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम उसके जैसे बन जाएंगे, कि हम आगे से उसके जैसे रात के घृणित प्राणी बन जाएंगे, बिना हृदय, बिना अंतरात्मा के, उन लोगों के शरीरों और आत्माओं का शिकार करते हुए जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हमारे लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि कौन उन्हें फिर हमारे लिए खोलेगा? हम हमेशा के लिए सबके द्वारा घृणा किए जाएंगे, भगवान की धूप भरे संसार पर एक धब्बे की तरह, और उस व्यक्ति के हृदय में एक तीर की तरह जिसने मनुष्य के लिए अपने प्राण दिए। लेकिन हम कर्तव्य के सामने खड़े हैं, और ऐसे समय में क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मेरे लिए, मैं कहता हूं नहीं, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, और जीवन, उसकी धूप, उसके सुंदर स्थान, पक्षियों का गीत, संगीत और प्रेम सब मेरे पीछे छूट चुके हैं। आप लोग युवा हैं,
आप में से कुछ ने दुख देखा है, लेकिन अभी भी अच्छे दिन आपके सामने हैं। आप क्या कहते हैं? जब वो बोल रहे थे, जोनाथन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर था। ओह, कितना अधिक कि हमारे खतरे की भयावता उस पर हावी हो रही है। जब मैंने उसका हाथ मेरी ओर बढ़ते देखा, लेकिन उसके स्पर्श को महसूस करना मेरे लिए जीवन जैसा था। इतना मजबूत, इतना आत्मनिर्भर, इतना दृढ़। एक बहादुर आदमी का हाथ स्वयं बोल सकता है। उसके संगीत को सुनने के लिए किसी स्त्री के प्रेम की भी आवश्यकता नहीं होती। जब प्रोफेसर बोल चुके, तो मेरे पति ने मेरी आंखों में देखा और मैंने उनकी आंखों में। हमारे बीच कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैं मीना और अपनी ओर से उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा, मुझे भी शामिल समझिए प्रोफेसर। मिस्टर क्विंसी मॉरिस ने हमेशा की तरह संक्षेप में कहा, मैं आपके साथ हूं। लॉर्ड गोडाल्मिंग ने कहा, लूसी की खातिर, यदि और किसी कारण से नहीं। डॉक्टर सीवार्ड ने बस सिर हिलाया। प्रोफेसर खड़े हो गए और अपना सुनहरा क्रूस मेज पर रखने के बाद उन्होंने दोनों ओर अपने हाथ बढ़ाए। मैंने उनका दाहिना हाथ पकड़ा और लॉर्ड गोडाल्मिंग ने उनका बायां। जोनाथन ने अपने बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और आगे बढ़कर मिस्टर मॉरिस का हाथ थाम लिया। इस प्रकार जब हम सबने हाथ मिलाए, तो हमारा गंभीर समझौता हो गया। मुझे लगा कि मेरा हृदय बर्फ जैसा ठंडा हो गया है, लेकिन पीछे हटने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया। हम फिर अपनी जगहों पर बैठ गए और डॉक्टर वैन हेल्सिंग एक प्रकार की प्रसन्नता के साथ आगे बोले, जो ये दिखा रही थी कि अब गंभीर काम शुरू हो चुका है। इसे जीवन के किसी अन्य कार्य की तरह ही गंभीरता और व्यावहारिकता से लेना था। अच्छा, आप जानते हैं कि हमें किससे लड़ना है, लेकिन हम भी बिना शक्ति के नहीं हैं। हमारे पास एकजुटता की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो वैम्पायर जाति को प्राप्त नहीं है। हमारे पास विज्ञान के साधन हैं। हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और सोच सकते हैं, और दिन और रात के घंटे समान रूप से हमारे हैं। वास्तव में जहां तक हमारी शक्तियां जाती है, वे बंधन मुक्त है और हम उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पास एक ऐसे उद्देश्य के लिए आत्मसमर्पण है जो स्वार्थी नहीं है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आइए देखें कि हमारे विरुद्ध खड़ी शक्तियां कितनी सीमित है और व्यक्ति स्वयं कितना सीमित है। संक्षेप में, आइए वैम्पायर की सामान्य सीमाओं और विशेष रूप से इस एक की सीमाओं पर विचार करें। हमारे पास आधार के लिए केवल परंपराएं और अंधविश्वास है। पहली दृष्टि में ये बातें बहुत अधिक नहीं लगती। जब मामला जीवन और मृत्यु का हो, नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से भी बढ़कर हो, फिर भी हमें इन्हीं से संतुष्ट होना होगा। पहली बात इसलिए कि हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, और दूसरी बात इसलिए कि आखिरकार यही परंपराएं और अंधविश्वास सब कुछ है। क्या वैम्पायर पर विश्वास हमारे लिए नहीं तो दूसरों के लिए इन्हीं बातों पर आधारित नहीं है? 1 साल पहले हम में से कौन ऐसा विचार स्वीकार करता? हमारे वैज्ञानिक, संदेहवादी और तथ्यपरक 19वीं सदी के बीच हमने तो उस विश्वास का मजाक उड़ाया था जिसे हमने अपनी आंखों के सामने सच होते देखा। तो मान लीजिए कि वैम्पायर और उसकी सीमाओं तथा उसके इलाज पर विश्वास इस समय एक ही आधार पर टिके हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जहां जहां मनुष्य रहे हैं, वहां वहां वह भी जाना जाता है। प्राचीन यूनान में, प्राचीन रोम में, पूरे जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में, यहां तक कि चेरमोसेस में और चीन में, जो हर तरह से हमसे इतना दूर है, वहां भी वो है, और लोग आज भी उसके बारे में जानते हैं। उसने बरसरकर आइसलैंडर, शैतान जनित हुन, स्लाव, सैक्सन और मजार लोगों का पीछा किया है। तो अब तक हमारे पास वो सब है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि इन मान्यताओं में से बहुत सी हमारे अपने दुखद अनुभवों से सही साबित हुई है। वैम्पायर जीवित रहता है और केवल समय बीतने से नहीं मरता। वो तब फलता फूलता है जब वो जीवित लोगों का रक्त पी सकता है। इससे भी अधिक, हमने अपने बीच देखा है कि वो युवा भी हो सकता है, कि उसकी जीवन शक्ति बढ़ती है, और मानो
उसके विशेष आहार की प्रचुरता से ताजा हो जाती है। लेकिन वो इस आहार के बिना नहीं रह सकता। वो दूसरों की तरह भोजन नहीं करता। यहां तक कि मित्र जोनाथन, जो उसके साथ कई सप्ताह रहे, उन्होंने भी उसे कभी खाते नहीं देखा। कभी नहीं। वो कोई छाया नहीं डालता और दर्पण में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसा कि जोनाथन ने देखा, उसके हाथों में कई लोगों की शक्ति है। फिर से जोनाथन इसके गवाह है। जब उसने भेड़ियों के खिलाफ दरवाजा बंद किया और जब उसने उन्हें गाड़ी से उतारने में मदद की, वो स्वयं को भेड़िए में बदल सकता है। जैसा कि हमने व्हिटबी में जहाज के आगमन से जाना, जब उसने कुत्ते को फाड़ डाला, वो चमगादड़ भी बन सकता है। जैसा मैडम मीना ने उसे व्हिटबी की खिड़की पर देखा और जैसा मित्र जॉन ने उसे इस निकट वाले घर से उड़ते देखा और जैसा मेरे मित्र क्विंसी ने उसे मिस लूसी की खिड़की पर देखा, वह उस धुंध में आ सकता है जिसे वो स्वयं बनाता है। उस महान जहाज के कप्तान ने इसका प्रमाण दिया। लेकिन जो हम जानते हैं, उसके अनुसार वो धुंध सीमित दूरी तक ही बना सकता है और वो केवल उसके चारों ओर ही हो सकती है। वो चांदनी की किरणों पर धूल के कणों के रूप में आता है, जैसा जोनाथन ने ड्रैकुला के महल में उन बहनों को देखा था। वो इतना छोटा हो सकता है कि हमने स्वयं मिस लूसी को शांति पाने से पहले मकबरे के दरवाजे की एक बाल जितनी दरार से निकलते देखा। एक बार जब वो रास्ता खोज लेता है, तो वो किसी भी चीज से बाहर निकल सकता है या उसमें प्रवेश कर सकता है, चाहे वो कितनी ही मजबूती से बंद क्यों न हो या आग से पिघलाकर जोड़ी गई हो। आप इसे सोल्डर कहते हैं। वो अंधेरे में देख सकता है और ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, ऐसे संसार में जो आधा प्रकाश से बंद है। लेकिन मेरी बात पूरी सुनिए। वो ये सब कर सकता है, फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है। नहीं, वो तो गैली के दास से भी अधिक कैदी है, अपनी कोठरी में बंद पागल से भी अधिक। वो जहां चाहे वहां नहीं जा सकता। जो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, उसे भी प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। क्यों? हम नहीं जानते। वो पहली बार कहीं प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि घर का कोई व्यक्ति उसे अंदर आने का निमंत्रण न दे। हालांकि उसके बाद वो जब चाहे आ सकता है। दिन निकलते ही उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, जैसे सभी बुरी चीजों की होती है। केवल कुछ निश्चित समयों पर ही उसे सीमित स्वतंत्रता मिलती है। यदि वो उस स्थान पर नहीं है जहां उसे बंधा होना चाहिए, तो वो केवल दोपहर में या ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही अपना रूप बदल सकता है। हमें ये बातें बताई गई है और हमारे इन अभिलेखों में इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार, यद्यपि वह अपनी सीमाओं के भीतर जैसा चाहे कर सकता है, जब उसके पास उसकी धरती का घर, उसका ताबूत का घर, उसका नरक का घर, वो अपवित्र स्थान हो, जैसा हमने देखा जब वो व्हिटबी में आत्महत्या करने वाले की कब्र पर गया। फिर भी अन्य समयों में वो केवल तभी रूप बदल सकता है जब समय आए। ये भी कहा जाता है कि वो बहते पानी को केवल ज्वार के ढीले पड़ने या बढ़ने के समय ही पार कर सकता है। फिर ऐसी चीजें भी हैं जो उसे इतनी पीड़ा देती है कि वो शक्तिहीन हो जाता है, जैसे कि लहसुन, जिसके बारे में हम जानते हैं, और पवित्र वस्तुएं, जैसे ये प्रतीक, मेरा क्रूस, जो अभी हमारे बीच था जब हमने अपना संकल्प लिया। उनके सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में वह दूर और शांत होकर आदर के साथ अपना स्थान लेता है। और भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमारी खोज में यदि हमें उनकी आवश्यकता पड़े तो हम तैयार रहें। जंगली गुलाब की शाखा उसके ताबूत पर रख देने से वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। ताबूत में दागी गई पवित्र गोली उसे सचमुच मार सकती है, और जहां तक उसके शरीर में खूंटा घोंपने की बात है, हम पहले ही उसकी शांति को जानते हैं, या उसका सिर काट देने से उसे विश्राम मिलता है। हमने ये अपनी आंखों से देखा है। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको अगला एपिसोड।